Hello दोस्तों, you're most welcome our channel Bibliophile Center and I hope you all are well. Let's start now today. तो हमने कल कहाँ तक पढ़ लिया था, शायद ये जो हो गया था सब, है ना। अब आगे पढ़ते हैं। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। क्या आपने एवरीडे लाइफ में ये सब ऑब्जर्व किया है? कौन से ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती हैं वो। तो पहला क्या कह रहे हैं, कोरोजन। कोरोजन कहते किसे हैं, अभी इसे पढ़ते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। जब आप कोई नई चीज़ आयरन आर्टिकल्स खरीदते हैं तो क्या होता है, जब वो नया होता है तो एक अच्छी चमक देता है, यानी कि शाइन देता है। बट गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, यानी जब कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए इसे खुले में छोड़ देते हैं तब क्या होता है, इस पर एक वाइट कोटेड, सॉरी वाइट नहीं, एक लेयर या कोट चढ़ जाता है इस पर, है ना, जो कैसे कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। दिस प्रोसेस कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे पर जंग लगना होता है ये प्रोसेस। सम अदर मेटल आल्सो गेट टर्निश्ड इन द मैनर। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म ऑन कॉपर एंड सिल्वर। क्या आपने कभी कभी नोटिस किया है किस पर कलर या किस पर जो लेयर चढ़ती है, कोटेड होता है, वो किस पर, कॉपर पर और सिल्वर। सिल्वर मीन्स चांदी एंड कॉपर मीन्स तांबा। तो तांबे पर आपने एक्चुअली देखो ग्रीन कलर की एक लेयर चढ़ जाती है, और जो होता क्या, सिल्वर या चांदी पर कैसी, एक ब्लैक कलर की लेयर चढ़ जाती है। एक्चुअली इसे धुलवाने भी जाते हैं, ज्वेलरी जो चांदी की ज्वेलरी होती है जिसे धुलवाने जाते हैं किसे, एक्वा रीजिया में। तो क्या ये रिएक्शन कर जाता है और इसे मैट कर देता है ना। तब ये प्रोसेस होती है कौन सी, एक्वा रीजिया पर। ये एक्वा रीजिया प्रोसेस कहलाती है ये। और आगे क्या है, बैन अ मेटल अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड एटसेट्रा। जब किसी मेटल पर कोई अटैक करता है, कोई ऐसा पदार्थ अटैक करता है, सब्सटेंसेस प्रोसेस कॉल्ड कोरोजन। सॉरी, एक लाइन आगे चलेगा। बैन मेटल आर अटैक्ड बाय सब्सटेंस, मेटल पर किसी सब्सटेंस के द्वारा अटैक होता है तो क्या होता है, तो ये जो पदार्थ होता है, ये सब्सटेंस होता है, वो अराउंड इन इट सच एज, या तो वो एक मॉइस्चर होता है यानी नमी, या एसिड, और भी कई चीज़ें होती हैं ना, एटसेट्रा में। तो इट इज़ सेड टू कोरोड, और इसे क्या कहते हैं, कोरोड कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड कोरोजन, यानी कि इस अटैक को कोरोड कहते हैं, और जो पूरी प्रोसेस होती है इसे क्या कहते हैं, कोरोजन, है ना। तो एक्चुअली मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो होता क्या एक्चुअली, जैसे ये क्या है, एक चांदी की रॉड है, सिल्वर की रॉड है, ठीक है। तो इस पर हुआ क्या, ये यहाँ पर क्या है, वाटर की ड्रॉप्स हैं। तो जैसे ही इससे के कांटेक्ट में आएगी तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा। थोड़ी देर पहले जो रिएक्शन पड़ी थी, Fe+H2O, इसके साथ रिएक्शन करके ये एक रस्ट बना देगा, है ना। तो जो ये प्रोसेस होगी भाई, क्या हो जाएगा, कोरोजन। ये तो था आयरन की बात कर रहे हैं हम, लेकिन अगर सॉरी दूसरी जो अदर्स मेटल हैं उन पर यही जब कोट चढ़ता है या लेयर चढ़ती है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, तब वहाँ पर भी ऑक्सीडाइजिंग की प्रोसेस होती है। तो इसे भी क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं, ठीक है। या इसे कह सकते हैं डिके ऑफ, एक मिनट एक मिनट, डिके ऑफ metals besides
ऑफ आयरन। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिके ऑफ मेटल्स बिसाइड ऑफ आयरन, यानी जो मेटल्स को दाने में या फिर रंग लगकर तो उसे क्या कर दे, सड़ाना शुरू कर दिया, डिकम्पोज किसी मेटल, जैसे हवाई जहाज का होता है, आपने देखी होगी, जैसे आपके घर में कोई पुरानी बाइक है, स्कूटर है, साइकिल है, तो उसे क्या कहते हैं, ऐसे ही बारिश में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे वो जो है उसका आयरन गलने लग जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, डिके ऑफ मेटल, या मेटल का सड़ना, है ना। तो इसे ही कहते हैं बिसाइड्स ऑफ आयरन। आयरन को छोड़कर किसी भी मेटल्स का डिके होता है उसे कोरोजन कहते हैं, और जो आयरन पर जो या आयरन का डिके होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। ये वाला रस्टिंग ऑफ आयरन ये किसके लिए, आयरन को। और बिसाइड्स ऑफ आयरन मतलब आयरन को छोड़कर जिन भी मेटल्स पर अटैक होता है बाय सब्सटेंस, नमी या फिर किसी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या किसी एसिड की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन तो प्रेजेंस रहेगा ही रहेगा, है ना, तो वो तो कंपलसरी है। तो एक्चुअली इसे ही कोरोजन कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया, डिके मीन्स किसी चीज़ का सड़ना या थोड़ा थोड़ा सड़कर गिरना, तो उसे ही कहते हैं डिके ऑफ। जैसे आपने किसी लोहे की चीज़ को छुआ होगा तो क्या होता है, जंग लग जाती है, हमारे हाथ पर भी या कपड़ों पर भी जंग लग जाती है, तो वो डिके ही होता है, डिके ऑफ मेटल्स। आगे पढ़ते हैं ना। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि सिल्वर पे कैसी होती है, ब्लैक कोटिंग चढ़ती है, एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, ये कोरोजन के दूसरे एग्जाम्पल हैं। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, यानी कोरोजन के कारण क्या होता है, कार बॉडी डैमेज हो जाती हैं, ब्रिज यानी कि जो पुल, आयरन रेलिंग्स, जो आयरन की जो ग्रिल होती हैं, रेलिंग्स होती हैं, शिप में जो सी ओशियन होते हैं, सॉरी सी ओशियन नहीं, जो सी शिप्स होती हैं, ओशियन शिप्स होती हैं, वो भी सड़ जाते हैं। एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल स्पेशली दोज ऑफ आयरन, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो स्पेशली मेटल्स के बने होते हैं, है ना। तो कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, तो ये क्या, कोरोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम। तो आयरन की एक सीरियस प्रॉब्लम है कौन, कोरोजन। एवरी ईयर एन enormous amount of money is spent to replace damaged iron, तो मतलब हर साल बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में क्या है, एक पैसा खर्च हो जाता है इसी चीज़ को रिप्लेस करने पर, मतलब डैमेज आयरन को दोबारा रिप्लेस करने पर। यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3, और इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे आप किस चैप्टर में, चैप्टर 3 में। अब पढ़ते हैं रेंसिडिटी, इसके बारे में पढ़ते हैं। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया, टेस्टेड और स्मेल्ट द फूड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा समय के, तो आप जो है कोई फूड छोड़ देते हैं तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है। अगर मैं सिंपल वे में कहूँ तो जो हमारा फूड होता है उसका जो डिकम्पोजिशन होता है या उसका सड़ना ही रेंसिडिटी होती है, रेंसिडिटी, है ना। व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड, जब क्या होता है, फैट्स और ऑयल्स जो होते हैं ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, दे बिकम रेंसिड, तो ये रेंसिड हो जाते हैं। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, तो इनकी जो होती है स्मेल और क्या टेस्ट चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन या एंटी ऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, तो जिनमें प्रिवेंट के लिए क्या होते हैं, ऑक्सीडेंट, एंटी ऑक्सीडेंट्स, ऑक्सी एंटी ऑक्सीडेंट्स सब्सटेंस ऐड कर देते हैं इनमें ना, फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, जो क्या करता है, फूड्स कंटेनिंग कर देता है फैट्स एंड ऑयल। कीपिंग फूड इन एयर टाइट, विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट्स भी कहते हैं जिन्हें, आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग, यानी जो फूड्स को
लॉन्ग टाइम तक प्रिवेंट करने के लिए क्या इसमें क्या मिक्स कर देते हैं या ऐड करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। तो क्या होता है, एक ऐसे बर्तन में रख देते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, या हम कह सकते हैं जिनमें ऑक्सीजन बहुत स्लोली स्लोली जाए, तो क्या होता है जो खाना होता है बहुत देर में ऑक्सीडाइज होता है या सड़ता है या स्मेल चेंज होती है ना। तो डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो ये वही कह रहे हैं जो नाइट्रोजन डालते हैं किसमें, जो चिप्स आते हैं, जो लेज करके चिप्स आता है पोटैटो और ओनियन टाइप में, तो उसमें या जो कुरकुरे के पैकेट्स होते हैं, तो क्या होता है चिप्स के पैकेट में एक्चुअली नाइट्रोजन होती है, तो वो क्या होता है ऑक्सीडाइज नहीं होता है, तो इसलिए वो ख़राब भी नहीं होते हैं, है ना। जितने भी खाने की चीज़ होती हैं जो लॉन्ग पीरियड के लिए क्या रखनी है, प्रिवेंट रखनी है, तो उनमें हम नाइट्रोजन डाल देते हैं, तो क्या होता है नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज नहीं होती, क्यों, जब उसमें नाइट्रोजन होगी तो ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा, और ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो क्या होगा, फूड खराब भी नहीं होगा, है ना। तो बस ये था रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का सीधा सा मतलब होता है भोजन का खराब होना। क्वेश्चंस, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल्स इज डिप्ड इन इट। ये हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को दिया है ना, जो कल पढ़ा था। गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी। ये एक्टिविटी देख लेना, ये करवा रखी है। आइडेंटिफाई द सबस्टेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सबस्टेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द सबस्टेंस दैट आर ऑक्सीडाइज, मतलब ऐसे सबस्टेंस की क्या करनी है, हमें पहचानना है जो ऑक्सीडाइज हो रहा हो, एंड द सबस्टेंस दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कि इसमें एक का रिड्यूस हो रहा होगा और एक का ऑक्सीडाइजिंग। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, या सॉरी एजेंट नहीं, ऑक्सीडाइजिंग कहते किसे हैं, या तो क्या हो ऑक्सीजन का ऐड हो रहा हो, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो, या फिर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा हो, तो ये सब क्या है ऑक्सीडाइजिंग। इसी का जस्ट अपोजिट क्या है, रिड्यूसिंग। जैसे क्या था, अभी हम रिएक्शन देख रहे हैं ये वाली, यहाँ पर क्या है Na+O2, तो ये क्या हो रहा है 2Na2, तो यहाँ से क्या हो रहा है NO2 यहाँ पर आकर ऐड हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग, है ना बच्चों। तो सिंपली क्या यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कॉपर से यहाँ पर कॉपर हो गया केवल, तो ये क्या होगी ऑक्सीजन रिमूव होगी। जब ऑक्सीजन रिमूव होती है तो क्या होता है रिड्यूस। तो ये क्या हो गई रिड्यूसिंग रिएक्शन। आ गया समझ अब, क्योंकि यहाँ से कॉपर ऑक्साइड से केवल कॉपर बन रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है ऑक्सीजन निकल रही है, और यहाँ से Na से NO2 पर क्या हो रहा है ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। नाउ इज क्लियर। तो हम आगे आगे चलते हैं ना। बट यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा, तो एक बार एट अ ग्लैंस, यानी एक बार नज़र इस पर भी मार लेते हैं। अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स एंड देयर फिजिकल स्टेट सिम्बॉलिकली। तो एक जो कंप्लीट रिएक्शन होती है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड देयर और उनके फिजिकल स्टेट्स, जैसे क्या था सिम्बॉलिकली, है ना। जैसे सॉलिड के लिए एस, गैस के लिए जी, और सॉल्यूशन के लिए एक्वास, और लिक्विड के लिए एल। ठीक है बच्चों, तो ये था इसका मतलब एक केमिकल इक्वेशन। और दूसरे पॉइंट की बात करें, एक केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस सो दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ each type involved in a chemical reaction are the same on the reactant and product sides of the equation. Equation must always be balanced। और कहना जो इक्वेशन है वो हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, यानी कि जो
सो दैट द नंबर्स ऑफ एटम्स, यानी कि किसी भी एटम्स के जो नंबर हैं वो इन्वॉल्व तो हों, लेकिन केमिकल में रिएक्शन में इन्वॉल्व तो होते हैं, लेकिन जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के जो दोनों साइड उनके क्या हो, एटम्स सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है एक लेफ्ट हैंड साइड अलग एटम्स हैं किसी एलिमेंट, सेम एलिमेंट को दूसरी साइड क्या है, अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। थर्ड पॉइंट, इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल। तो वही कह रहे हैं, जो ए प्लस बी जो दो रिएक्टेंट है तो एक मिलकर क्या बना रहे थे, प्रोडक्ट, तो ये वही है ना। Decomposition reaction are opposite to combination reaction. In a decomposition reaction, a single substance decomposes to give two or more substances. तो कह रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, अपोजिट हो रहा था किसी का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ये इस साइड प्रोडक्ट आ जाएगा तो प्रोडक्ट से टूट कर क्या बन जाएगा, ए प्लस बी। तो ये कौन सी हो जाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। अब ये वाला जो पॉइंट है, रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन इन विच, ऐसी रिएक्शन हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द प्रोडक्ट्स, जो क्या हो, प्रोडक्ट्स के साथ साथ मतलब हीट प्रोड्यूस करें या गिवन या दे, तो उन्हें क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन, अब अगला नेक्स्ट पॉइंट, तो उन्हें क्या कहा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना, हमने सीखा भी था शायद सेकंड क्लास में। रिएक्शन इन विच एनर्जी एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिनमें क्या हो, एनर्जी हमें देनी पड़े, तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये ऐसी रिएक्शंस जिन्हें कराने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े हमें, तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। या जो ऐसी रिएक्शन जो एनर्जी एब्जॉर्ब करें। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स। यानी कि ऐसी रिएक्शन जो क्या करती हैं, डिस्प्लेस कर देती हैं किसी एलिमेंट का अनदर एलिमेंट से, है ना। तो ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आयंस आर एक्सचेंज इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कह रहे हैं भाई, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिखाया था आयंस के चेंज से होता है, जैसे NaOH प्लस HCl, तो एक्चुअली क्या बना था, साल्ट। तो ये कौन से हो जाएंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, ये वाला है ना। तो ये क्या पीपीटी के बारे में मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। रिएक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। पीपीटी वही होता है जब किसी रिएक्शन में पीपीटी के जो बनता है तो वो कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है, और क्या होता है, सॉलिड होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन। रिएक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाय सब्सटेंस। रिएक्शन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ द हाइड्रोजन। रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो वही कह रहे हैं, रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में होता है ऑक्सीजन का लॉस और हाइड्रोजन का गेन, और जस्ट अपोजिट ऑक्सीजन में, ऑक्सीडाइजिंग में क्या होता है, या ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो रिडक्शन में जस्ट अपोजिट, रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। अभी एक्सरसाइज देखते हैं हम, है ना। बीच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मीन्स जो नीचे दी रिएक्शन है उनमें से कौन सी गलत है। 2 PbO या लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, साइन ऑफ रिएक्शन 2 PbSCO प्लस 2। अभी देख लेते हैं, बैलेंस है, इधर ऑक्सीजन के 2 हैं, पीवी के भी 2 हैं, उधर देखेंगे पीवी के 2, ऑक्सीजन के भी 2, कार्बन का 1, कार्बन का उधर भी 1 है, तो क्या है, बैलेंस है। लेड इज गेटिंग रेड्यूस्ड। अभी इसे सीखते हैं, है ना। अभी देखो बच्चों, यहाँ पर PbO से Pb हो रहा है तो रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का रिमूविंग हो रही है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर रिड्यूस या रिड्यूस्ड Pb, है ना। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अभी आगे वाला पढ़ते हैं।
तो कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग, तो अब हम कार्बन वाला देखते हैं। ये पहला है, इसे मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। जैसे लेड इज गेटिंग रिड्यूस, क्या अकेला लेड रिड्यूस्ड हो रहा है? नहीं हो रहा ना ऐसा। PbO यानी कि लेड ऑक्साइड पूरा रिड्यूस्ड हो रहा है, जैसे इसमें लिखा भी होगा, जैसे डी ऑप्शन है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो ये सही है। ये क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ पर केवल लेड की बात कर रहे हैं, ओनली लेड थोड़ी ना हो रहा है, लेड ऑक्साइड हो रहा है रिड्यूस्ड। अभी क्या है, कार्बन से CO2 बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रही है। जब ऑक्सीजन ऐड होगी तब क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, है ना बच्चों। अभी कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो ये क्या होगा? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का गेटिंग ऑक्सीडाइज थोड़ी ना हो रही है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये वाला सही है, ये सही है और डी सही है। ए और बी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे या इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम एक बार, है ना। समझ गए ना बच्चों? जैसे कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रही है केवल, है ना। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑक्सीडाइज थोड़ी ना हो रही है, यहाँ तो है ही नहीं कार्बन डाइऑक्साइडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड केवल क्या है, कार्बन यही ऑक्सीडाइज हो रहा है। सॉरी। तो अभी देखेंगे इन्होंने पूछा क्या था, इनकरेक्ट कौन सा है, तो ए एंड बी। तो इनकरेक्ट कौन से थे? ए एंड बी, तो यही सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन, है ना बच्चों। कौन सा? ये वाला ए एंड सी। ए तो गलत है लेकिन सी सही है। ABC, ए गलत है, बी गलत है, सी सही है। ऑल क्या सभी गलत हैं? सभी तो गलत नहीं है, दो गलत हैं, दो सही हैं। ए बी करेक्ट हैं, और क्या सी और डी, सॉरी, ए बी इनकरेक्ट हैं और जो सी डी है वो करेक्ट है। ये क्या होगा? इस क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस हो गया, ये पूरी रिएक्शन का, है ना बच्चों। अब आगे वाली रिएक्शन देखते हैं। Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 2Fe, द एबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ, जो ऊपर दो ही रिएक्शन है, तो उसमें क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था? दो या दो से ज़्यादा जो थे रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहे थे, है ना। तो ये कौन सी थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है नहीं। आगे देखते हैं और क्या कह रही हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या ये? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी थी? हमने क्या बताया था? अब ये क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये कौन सी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार अब हम इसे देखेंगे, है ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये थी, और इसका जस्ट अपोजिट प्रोडक्ट इधर आ जाएगा, और क्या बन जाए? दो रिएक्टेंट्स या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट बन जाए, तो वो कौन सी कहलाती है? तो वो कौन सी रिएक्शन थी बच्चों? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कौन सी थी, जिसे क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन ही कहते हैं। ये कौन सी थी? कॉम्बिनेशन। तो ये तो कॉम्बिनेशन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ एक प्रोडक्ट, यहाँ तो प्रोडक्ट एक ही बनेगा, तो यहाँ पर ज़्यादा बन रहे हैं, है ना, तो ये होगा नहीं। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी नहीं होगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था? दो प्रोडक्ट्स बनेंगे और दो ही रिएक्टेंट्स होंगे, तो ये होगा ना, है ना। जैसे ए प्लस बी, ये क्या है? दो रिएक्टेंट्स, तो पी प्लस P1 एंड P2, या हो सकता है पी एन टाइम तक चले जाएंगे, तो ये क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना बच्चों। और उसमें वैसे भी आयंस चेंज होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे और अच्छे से, तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, है ना। अब आगे देखते हैं, और कौन सी थी? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन अभी जो बताया था, किसका अपोजिट है ये? कम इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
अभी इसका हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। जैसे जी Fe2O3 है और Al है, तो अभी जो Fe है और एल्यूमिनियम है, इनमें ज़्यादा या मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा रिएक्शन करवाई थी कल? तो एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है कंपेयर्ड विद Fe के, तो होगा क्या, ऑक्सीजन से क्या कर लेगा ये, एल्यूमिनियम बॉन्डिंग कर लेगा, तो एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड बना देगा, है ना, और 2Fe के क्या हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। तो क्या है, रिप्लेस कर दिया किसे, एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम रिप्लेस कर दिया किसको, Fe को, है ना। तो ये कौन सी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना हुआ, एक ही डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है। आप देखेंगे जैसे Fe ने एल्यूमिनियम ने Fe को कर दिया, तो Fe ने, देखो दोबारा फिर समझो, है ना, एक बार दोबारा समझते हैं सही से। जैसे ये क्या था, FeO3, Fe2O3, और ये क्या है, एल्यूमिनियम। अब यहाँ पर क्या था, जो एल्यूमिनियम है मोर रिएक्टिव है किससे, एल्यूमिनियम से। कल हमने आपको क्या ये आप याद रखा करो, पोटेशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, और फिर क्या था, जिंक, और फिर आयरन। अब आप देखेंगे इनमें कौन ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम है, और Fe क्या है, कम रिएक्टिव है। तो क्या होगा, जो एल्यूमिनियम है इसे डिस्प्लेस कर देगी, तो ये अलग हो जाएगा Fe, और बचेगा क्या, Fe बचेगा, और एल्यूमिनियम ये इससे रिएक्शन कर ये बना देगा रिएक्शन करके, है ना। सॉरी, एक मिनट। जैसे हम इस रिएक्शन का एनालिसिस करते हैं और अच्छे से, है ना बच्चों, जैसे ये था, एक मिनट, कहाँ गई पेंसिल। जैसे क्या था, Fe2O3, है ना, और क्या था ये, 2 एल्यूमिनियम के, है ना बच्चों। तो हमने थोड़ी देर पहले आपको क्या सिखाया था, जो लिस्ट थी, सोडियम सबसे पहले क्या था, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, फिर आयरन, और प्लम्बेट यानी कि लेड। तो होगा क्या, एक्चुअली जब मैं इसे तोड़ूं तब ये Fe अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग, है ना। तो ये Fe को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, कौन, एल्यूमिनियम, इसे हटा देगा इसकी जगह से। ये ज़्यादा ताकतवर है, ये कम ताकतवर है, तो हमेशा ताकतवर आदमी कमज़ोर आदमी को हटा ही देता, आपने देखता, मतलब आप रियल ज़िंदगी में भी देखते हैं ना। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब इंडिया बहुत है जो बदल चुका है, तो ऐसा है नहीं, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, है ना। तो ये एल्यूमिनियम इसे क्या कर देगा, रिप्लेस या रिमूव कर देगा, तो ये Fe की जगह खुद आ जाएगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, जैसे साइन ऑफ रिएक्शन मारूँ तब क्या हो जाएगा, ये एल्यूमिनियम Al2 और O3 प्लस Fe के कितने थे, 2, तो इधर Fe के अलग हो जाएंगे, है ना बच्चों। और 2Fe। अब आगे समझ में आपको, ये क्या हुआ, रिप्लेस हुआ, या फिर इससे ज़्यादा भी समझना आपको। चलो हम अब नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं ना बच्चों। अभी ये हो गया हमारा, अब आगे चलते हैं। तो ये कौन सी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाट हैपन्स क्या होगा, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स,
फिलिंग्स कहते हैं आयरन फिलिंग्स किसे कहते हैं? आयरन पाउडर को। थोड़ी थोड़ी चिप्स सा देखा आपने आयरन के छीलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जैसे चुंबक पर कभी चिपका हुआ देखा आपने तो वो क्या होता है? आयरन फिलिंग्स होता है ना। देखो जैसे ये चुंबक डालते हैं तो इस पर छोटे छोटे ऐसे ऐसे हो जाता है खड़े टाइप में, उसे क्या कहते हैं? आयरन आयरन फिलिंग्स, है ना बच्चों। तो कह रहे हैं क्या होगा जब उसी आयरन फिलिंग्स पर डाइल्यूट HCl ऐड करें या डालें। टिक द करेक्ट आंसर। तो क्या करना? करेक्ट आंसर पर टिक करना। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। तो एक्चुअली हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। हाइड्रोजन गैस बनेगी और क्या होगा? आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस्ड होगा। तो HCl पर जब Fe की ये करेंगे क्या रिएक्शन, तो भाई ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है ना। तो ये Fe ज़्यादा मोर रिएक्टिव है अब किसके अब अकॉर्डिंग या कंपेयर्ड विद हाइड्रोजन, तो ये इसे क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? FeCl और H, है ना। और ये हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। तो इधर दो ले लेंगे तो क्लोरीन के दो हो जाएंगे। सही है। तो एक्चुअली होगा क्या? पहला वाला सही होगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। तो हाइड्रोजन गैस बन गई है ना और आयरन क्लोराइड ये वाला बन गया, तो यही सही है। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। क्लोरीन गैस तो नहीं बन रही इसमें, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये भी गलत है। आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, वाटर प्रोड्यूस्ड भी नहीं हो रहा, ये भी गलत है ना। वॉट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो ये किसके बारे में जो हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं हम, है ना। व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो क्या है, और वाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड, और हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस्ड क्यों करना चाहिए ये कह रहे हैं। तो ये सब आपको हम पढ़ा चुके हैं, आप एक बार रिवीजन कर लेना, है ना। एंड नेक्स्ट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड द बैलेंस देम। अच्छा, इन्होंने क्या है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। नाइट्रोजन गैस और कंबाइंस विद नाइट्रोजन, अच्छा जी, नाइट्रोजन के साथ, सॉरी, हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के साथ। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन, ये कह रहे हैं ये, है ना। तो हुआ क्या, जब भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ मिलती है तो क्या है, तो फॉर्म ऑफ अमोनिया, तो क्या बनता है? अमोनिया। तो अमोनिया क्या फॉर्मूला क्या होता है? NH3। अभी हाइड्रोजन कितने यहाँ पर? 3, यहाँ पर कितने हैं? 2। तो बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पर 2 इंटू कर देंगे तो नाइट्रोजन के भी 3 हो जाएंगे, और 3 दूनी 6 किसके? हाइड्रोजन के, तो 3 इधर कर देंगे। तो 3 इंटू 2 6, और 3 इंटू 2 6, और 2n, तो ये क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी, है ना बच्चों। एंड नेक्स्ट, ये आ गया समझ में अब। ए समझ गए होंगे अब आप लोग, है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड है जब गैस बर्न्स करते हैं तो इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, तो हमें क्या देता है? सल्फर डाइऑक्साइड। इसे भी क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड और गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर। एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन, तो हमें क्या देगा? वाटर। तो इसे नीचे कर देते हैं तो H2O कर देंगे, है ना। तो ऑक्सीजन का कितना बचा? 1।
और इसे सही से पढ़ेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड किसे कहते हैं? SO2 से। तो सल्फर का एक, ऑक्सीजन के दो थे, ऑक्सीजन के दो इधर हैं लेकिन एक यहाँ पर, तो 3 हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे इसे बैलेंस? इसे बैलेंस करना है। हाइड्रोजन के दो इधर हो गए, सही है। सल्फर का एक, ऑक्सीजन के 3 हो रहे हैं इधर, इधर 2 हो रहे हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? या 2 लगा के देखें, 2SO2, तो ये कितने हो गए? 4, और 2 3, तो अब इधर बैलेंस हो गया, इनबैलेंस होगी। और हाइड्रोजन के 2H2 4, और हाइड्रोजन के 4 2H2, इधर भी 4 हो गए। और ऑक्सीजन के 2, और 2 इधर ऑक्सीजन के, 2 दूनी 4, और क्या होगा? 3O2, 2O2 करेंगे तो कम हो जाएंगे, 3O2 करके देखते हैं। 6 ये, और 2, और 2 4, और 2 6, तो ये क्या हो गए? 6 इधर 6 इधर। सल्फर के देख लेते, सल्फर के 2 इधर ये वाले, और 2 सल्फर के ये वाले। हाइड्रोजन के 4, 4 ये रहे, और हाइड्रोजन के 4 ये रहे। ऑक्सीजन के 2, और 2 इंटू 2 4, यानी 6 हो गए। तो ये क्या? बैलेंस हो गई। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट पे चलें, ये भी हो गई। अब सी देखते हैं एक बार। Barium chloride reacts with aluminium sulfate to give aluminium chloride and precipitate of barium sulfate। तो क्या था बैरियम क्लोराइड? बैरियम क्लोराइड BaCl2, है ना बच्चों? क्योंकि ये हमने करवा भी रखी है आपको, एक्चुअली ये तो करवा रखी थी, पहली वाली थी वो नहीं करवाई थी। और एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ कर रहे हैं, तो क्या होगा? एल्यूमिनियम सल्फेट। इसकी बैलेंसी के अकॉर्डिंग इसे कितना थ्राइज कर देंगे? थ्राइज होगा क्या? तो एल्यूमिनियम के 2 आएंगे, तो क्योंकि इस पे -2 चार्ज होता है, इस पर 3 चार्ज होता है। एल्यूमिनियम पर पॉजिटिव 3 चार्ज होता है। जब इसके 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएंगे। और सल्फेट पर माइनस का नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जब इस पर थ्राइज चढ़ा देंगे तो ये भी 6 हो जाएंगे। तो 6 6 क्या हो जाएगा? ये दोनों आयंस बैलेंस हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसे फॉर्म में लिखेंगे इसे, है ना बच्चों? तो ये क्या बनाई? क्या सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो क्या होगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड। और क्या होगा? एंड प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। तो इसकी बैलेंस कितनी थी बेरियम की? 2, और इसकी भी 2, तो ये बेरियम सल्फेट तो बिल्कुल सही है। अभी इसे क्या बैलेंस करना है? अभी बैलेंस करके देख लेते हैं एक बार। एल्यूमिनियम के 2 हैं इधर, सॉरी क्लोरीन के 2 हैं, क्लोरीन के 2 हैं, एल्यूमिनियम के 2, तो AlCl। क्लोरीन के भी 2 हो गए और एल्यूमिनियम के भी 2 हो गए। बेरियम का 1 और सल्फेट के 3, और सल्फेट का किधर है? इधर 1। तो इसे क्या करना है? 3 करनी है सल्फेट की। तो 3 सल्फेट के कैसे होंगे? 3 इंटू कर देते हैं यहाँ पर, है ना? तो 3 इधर भी हो गए, एल्यूमिनियम के 2, इधर बेरियम के 3 करने पड़ेंगे। फिर बेरियम के 3 और क्लोरीन 3 दूनी 6, तो कितने हो जाएंगे यहाँ? Cl2 2 2, और 1 मिनट अभी हो जाएगी ये बैलेंस। एल्यूमिनियम के उधर 2 हैं, अभी कहाँ पर इनबैलेंस रह गई है? अभी एक बार चेक करते हैं। 3 बैरियम के, सल्फेट के 6, सल्फेट के 3 और सल्फेट के 3, ये सल्फेट और क्या बैरियम हो गई बैलेंस। क्लोरीन के 2, एल्यूमिनियम के 2, एल्यूमिनियम के 2 नहीं हुए हैं। तो एल्यूमिनियम क्या करना है हमें? बैलेंस करना है।
वन भी एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड यहाँ पर क्लोरीन के 3 कर दे तब और एल्यूमिनियम कितने हैं 2, 2 एल्यूमिनियम के हो गए, 2 एल्यूमिनियम के हो गए, ठीक है। क्लोरीन के 3, बेरियम अच्छा ठीक है, अब ठीक है। देखो बच्चों क्लोरीन के यहाँ पर कितने थे 2, जब 3 से गुणा होगी तब कितने हो जाएंगे 3 दूनी 6, तो ये यहाँ पर कितने 3 है, ये एक बार और सही से कर देते हैं। अभी पूरी बैलेंस जो है रिएक्शन हो वो सॉरी ये पूरी रिएक्शन है वो पूरी बैलेंस हो जाएगी। अब देखो ये क्या है एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड बन गया है ना, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड भी कह देते हैं ऐसे ही। और ये क्या था बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ पर 3 बेरियम के 3 बेरियम के ये प्लस का निशान है यहाँ पर। सल्फेट के कितने हैं 3, तो सल्फेट के 3, इधर भी सल्फेट के 3 है ना। अभी एल्यूमिनियम के 2, एल्यूमिनियम के 2, क्लोरीन के 6 थे, क्लोरीन के भी 6 हो जाएंगे 3 इंटू 2, तो ये क्या होगी बैलेंस हो गई। इसे एक बार देख लो अब आप, है ना। इसे थोड़ा बैलेंस करने में प्रॉब्लम होगी और बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो नेक्स्ट चलें। डी पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम मेटल, पोटेशियम किसे डिनोट्स करते हैं के से, और रिएक्ट्स विद वाटर H2O, तो क्या होगा हाइड्रो ऑक्साइड, साइन ऑफ रिएक्शन क्या कर रहे हैं हाइड्रो ऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐसे थोड़ी में लिखते हैं, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड KOH। और बच्चा क्या KOH, एक H का बचा तो H आ जाएगा ये 2, तो हाइड्रोजन के 3 हो जाएंगे, इधर 2 हैं तो 3 दूनी 6 और 1, और पोटेशियम के कितना है 1 है, तो पोटेशियम के इधर 2 करके देखें तब 2KOH, इधर 2 हो जाएंगे, इधर भी 2 हो जाएंगे, और O का 2, इधर 3 है। एक मिनट और इसे 3 2 करके देखते हैं, तो 2H2 और ऑक्सीजन के 2, इधर ऑक्सीजन के 2, इधर पोटेशियम के भी 2, और ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन का भी 2 हो गया। हाइड्रोजन के देख लेते हैं 4 और 2 ये और 2 ये, तो 4 ये भी बैलेंस हो गई है ना बच्चों, एक बार देख लेना इसे भी। एंड 6th नंबर पर बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, इन्हें क्या करना है बैलेंस करना है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो बैलेंस ही करना होती है, लेकिन हमें क्या इसे बैलेंस करके छोड़ेंगे, मतलब हम बैलेंस करेंगे इसे, है ना। जैसे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो पहली रिएक्शन क्या है, जैसे ये ए नंबर HNO3, ये नाइट्रिक एसिड होता है ना बच्चों, और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये क्या है CaNO3, और इधर लिख लेते हैं इसे H2O। अभी इधर हाइड्रोजन के गिनते हैं पहले, है ना। हाइड्रोजन का एक ये रहा और
दो ये रहे तो कितने हो गए टोटल 3। और इधर कितने हैं केवल 2 हैं। तो इसे भी नहीं करेंगे अभी, इसमें प्रॉब्लम है। पहले ऐसी चीज़ करेंगे। कैल्शियम की दर कितना, एक कैल्शियम का दर 1 है। NO3 का 1, NO3 का 1। एक मिनट, इसे अभी करते हैं बेटा, 1 मिनट रुक जाओ बस। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसे देखते हैं हम। जैसे कलर चेंज कर लेते हैं। NO3 का इधर कितना 1 और इधर कितने हैं 2। तो इधर क्या करेंगे, इधर भी 2 लगाएंगे। किसके, NO3 के। तो ये कितना हो जाएगा 2HNO3। तभी ये हाइड्रोजन कितने हो गए 2, और 2 ये 4 हो गए। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हाइड्रोजन के 2 लगा देंगे। 2H2 हाइड्रोजन के 2 हो गए। अभी ऑक्सीजन के देखते हैं। NO3 तो हमने अलग काउंट किया, तो इस ऑक्सीजन से हमें कुछ लेना देना है नहीं, है ना बच्चों। अभी ऑक्सीजन के 2 इधर, ऑक्सीजन के 2 इधर, NO3 के 2 इधर और NO3 के 2 इधर, ये वाला जो है। अभी कैल्शियम का 1 इधर है, कैल्शियम का 1 इधर है, तो ये क्या होगी, बैलेंस हो गई। जैसे चेक कर लेते हैं, कैल्शियम का 1 इधर 1 इधर, चेक। NO3 के 2 इधर और 2 ये वाले इधर, ये भी चेक हो गए। अब क्या बचा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के 2 हैं, 2 ये सॉरी 2 हाइड्रोजन के ये रहे और 2 हाइड्रोजन के ये रहे, तो 4 हो गए। और 2H2 4 हो गए। ऑक्सीजन के 2 इसमें हैं और 2 ये इससे में हैं। तो ये क्या हो गए, मतलब कि इक्वेशंस है जो बैलेंस हो गया। आप लिख लें इसे, है ना। अभी दूसरी रिएक्शन देखते हैं, मैं एक बार लिख लूँ फिर आपको बताऊँगा। तो सेकंड रिएक्शन कौन सी थी, NOH प्लस H2SO4, साइन ऑफ रिएक्शन Na2SO4 प्लस H2। अब इसे बैलेंस करेंगे। देखो ऐसी चीज़ देखो जो इधर इधर देखो। जैसे मैं कलर चेंज करता हूँ, 1 मिनट, है ना, रेड ले लेता हूँ। अब इधर NO के Na के कितने, सोडियम के कितने हैं इधर 1 और इधर कितना 2। सोडियम का इधर कितना 1 और इधर कितने 2। तो इधर भी 2 करनी है तो क्या कर देंगे, इधर 2 लगा देंगे, है ना। तो सोडियम के 2 इधर हो गए, सोडियम के 2 इधर हो गए। अब हाइड्रोजन कितने हो गए 2, इधर भी 2 हैं। सल्फेट के कितने हैं, 1 इधर है और सल्फेट का 1 इधर है। तो ये भी है एक्चुअली बैलेंस। तो हाइड्रोजन के 2 इधर हैं और 2 इधर से 4 हो गए, तो 2H2 इधर कर देंगे। तो ये कितने हो जाएंगे 4। और ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन के इधर हैं और ऑक्सीजन के 2 इधर हैं। तो ये क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है। एंड नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, है ना बच्चों। अभी मैं आपको थोड़ा पॉज कर लूँ, उसके बाद जब लिख लूँगा तब आऊँगा। अभी ये वाली रिएक्शन देखते हैं, कौन सी, NaCl प्लस AgNO3, साइन ऑफ रिएक्शन AgCl एंड NaNO3। अब इसे बैलेंस करना तो कैसे करेंगे, Cl के बराबर हैं, NO3 के बराबर हैं। सोडियम का 1 इधर है 1 इधर है, Ag का 1 इधर है 1 इधर है। ये तो एक्चुअली बैलेंस ही लग रही है मुझे। ये तो बैलेंस है बेटे। ये Na का 1 ठीक है, बैलेंस। क्लोरीन का 1, क्लोरीन का 1, ये ऑलरेडी बैलेंस है ना। Ag का 1, Ag का 1, NO3 का 1 और NO3 का 1। तो ये क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड। एंड नेक्स्ट देखते हैं ना, ये कौन सी है, चौथी रिएक्शन और लास्ट रिएक्शन है। इसे और बैलेंस करते हैं हम, देखते हैं ना। तो होगा क्या, बेरियम का 1 इधर और बेरियम का 1, सल्फेट का 1, सल्फेट का 1। ठीक है बच्चों। हाइड्रोजन के इधर 2 हैं तो हाइड्रोजन के इधर भी 2 करने पड़ेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन के, तो ये भी बैलेंस हो गया। अब क्लोरीन बैलेंस करनी है। क्लोरीन ऑलरेडी बैलेंस होगी, 2 इधर हैं और 2 इधर हो जाएंगे। तो ये क्या हो गए, सब बैलेंस हो गए। अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, है ना, मैं पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में।
PDF इस चीज़ की है ना, ये बैलेंस की। इसे बैरियम का एक, ये इससे बैलेंस है ना। क्लोरीन का ये वाला बैलेंस है, हाइड्रोजन का इधर बैलेंस, हाइड्रोजन का इधर बैलेंस है, सल्फेट का इधर बैलेंस है, सल्फेट का इधर बैलेंस है। तो ये पता चल गया। अब यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। तो बच्चों ये वाली भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई और ये भी हो गई, है ना, जो अभी हम करके आए थे। अब देखते हैं, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो अब ये हम इन्हें भी बैलेंस करना सीखेंगे। अभी ये क्या था, ये लैंग्वेज में लिख रखा है, ऐसे फॉर्मूला भी लिखेंगे और सब भी करेंगे, है ना। तो हम देखते हैं दोबारा। तो बच्चों क्या आप अपने पास ना एनसीईआरटी है जो अपने पास रखा करिए, पहली बात तो है ना, उसके बाद पढ़ा करिए, तो उसमें ज़्यादा अच्छा होगा। अगर मैं भी एनसीईआरटी पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, है ना। तो जैसे नंबर 1 था, क्या क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखते हैं, OH का होल ट्वाइस प्लस, और क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2। और साइन ऑफ रिएक्शन क्या बना रहा था ये, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर H2O। अब इसे क्या बैलेंस कर लेंगे, है ना। कैल्शियम का एक इधर है, कैल्शियम का एक, कैल्शियम का एक इधर है, और ऑक्सीजन का 2 और 2 इधर 4, कार्बन का 1, कार्बन के कितने हैं, एक, कैल्शियम का ये अलग है, ये तो कैल्शियम का, ये वाला सी है जो कैल्शियम का ए के साथ जो है, जो ये है। इधर कार्बन का 1 है और कार्बन का 1 इधर है, ऑक्सीजन के 2 और 2 4, है ना बच्चों। और इधर हाइड्रोजन के 2 हैं। तो इसे देखते हैं एक बार। अभी किसके इनबैलेंस रहेगा, एक तो हाइड्रोजन के रहेगा, ये हाइड्रोजन कितने इधर 2 और इधर कितने हैं 2, ये भी बैलेंस है। अभी ऑक्सीजन बैलेंस करनी है हमें, ऑक्सीजन के 2 इधर हैं और 2 ये 4 हो गए, और ऑक्सीजन के इधर कितने हैं 1 और 3 ये रहे और 1 ये रहे, तो 4 इधर हो गए। जैसे ऑक्सीजन की मैं बात करूँ तब 4 हो गए दोनों साइड, कैल्शियम का 1 1 हो गया दोनों साइड, और हाइड्रोजन का 2 इधर और 2 इधर। अब क्या बचा, कार्बन, कार्बन का 1 इधर है और 1 ही उधर है, ये क्या हो गई, बैलेंस हो गई, है ना। तो ये इसमें कुछ था ही नहीं, बैलेंस ही थी। एंड नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम। एंड नेक्स्ट रिएक्शन क्या थी, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। मैं थोड़ा ना पॉज कर करके बनाऊंगा, क्योंकि फिर ज़्यादा जो है बड़ी हो जाएगी ये क्या वीडियो। तो ये थे, क्या थे रिएक्शन जो थी लिखी थी, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट प्लस Ag। तो अब हम इसे क्या करेंगे, बैलेंस। देखिए इधर Ag के साथ ये तो ठीक है, लेकिन इधर क्या, जिंक के साथ कभी NO3 डायरेक्ट नहीं जुड़ता है, मतलब जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना तो ये सब समझ में आएगा, आयंस के मतलब इसके चार्ज के अकॉर्डिंग होता है। तो ये कितने आएंगे इसके, 2 आएंगे, किसके, नाइट्रेट के जिंक के साथ, है ना। और Ag के साथ अभी कितने हो गए, NO3 के 2 हो गए, तो इधर भी 2 होनी चाहिए, है ना। तब 2Ag की भी हो गए, तो 2Ag यहाँ पर लगा देंगे, है ना बच्चों। अब क्या, जिंक का एक इधर बचा, तो ये क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, पता चला ना कैसे की। केवल ये याद रख, जब आप इसका बैलेंस ही पढ़ोगे ना तभी सब समझ में आएगा। जिंक के साथ NO3 का, नाइट्रेट के 2 मॉलिक्यूल क्यों लिए हैं या 2 एटम क्यों लिए हैं।
है ना। एंड नेक्स्ट रिएक्शन चलें बच्चों। जैसे नेक्स्ट क्या है, एक मिनट में देख लूँ एक बार, है ना बच्चों। जैसे ये थी, अब लिख लिया मैंने एल्यूमिनियम और कॉपर क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर। तो ये कौन सी रिएक्शन थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअली, है ना पहली बात। तो अभी से हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। जो एल्यूमिनियम पर चार्ज कितना होता है, +3, और क्लोरीन पर कितना होता है, -1। अगर इस +-3 इस पर भी करना पड़ेगा तो क्या कर देंगे, इसके 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे। जैसे -3 करेंगे तो इस पर भी -3 हो जाएगा, तो इसके साथ कितने जुड़ेंगे, 3, ऐसे, है ना। तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और ये क्या है, कॉपर क्लोराइड। अभी कॉपर के साथ क्या होता है, तो ये अभी देखते हैं। और एल्यूमिनियम क्लोरीन के 3 हो गए, तो क्लोरीन के इधर कितने हैं, 2, और इधर कितने हैं, 3। तो इधर भी क्या करने हैं, 3 करने हैं। तो कैसे होंगे, ये ऐसे कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, इसकी इधर 2 से गुणा किए तो इधर से 3 से गुणा करेंगे, इधर 2 है तो इधर 3 दूनी 6, किसके, क्लोरीन के। और 2 × 3, 3 दूनी 6, कॉपर के 3, तो कॉपर के 3 यहाँ पर आ जाएंगे। अभी क्या बचा, एल्यूमिनियम के 2 इधर हैं, तो इधर भी क्या कर देंगे, 2। तो 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 कॉपर क्लोराइड, साइन ऑफ रिएक्शन 2AlCl3 प्लस 3 कॉपर। तो ये क्या होगा, ये भी बैलेंस हो गया। मैं नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी थी, ये वाली, बैरियम क्लोराइड और क्या था, पोटेशियम सल्फेट, साइन ऑफ रिएक्शन बैरियम सल्फेट और KCl। अभी इधर कितने हैं, पोटेशियम के। अच्छे, यहाँ पर K2 पोटेशियम सल्फेट क्यों लिखा है, क्योंकि सल्फेट की थी, वो जो चार्ज होता है वो -2 होता है। तो इस पर पोटेशियम पर कितना होता है, +1। तो इस पर क्या करना है, हमें 2 करने, तो क्या 2 ले लेंगे, है ना। नेक्स्ट, या फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको ना बैलेंस ही सिखा दूंगा किसकी कितनी है। K2SO4 हो गया, तो क्या पोटेशियम कितने हैं, 2, तो इधर भी 2 लेंगे। अब क्लोरीन के 2 इधर हैं, तो पोटेशियम के 2, तो क्लोरीन और पोटेशियम क्या हो गई, बैलेंस हो गई। बैरियम कितने हैं, 1, और इधर कितना है, 2। तो इस सल्फेट पर माइनस चार्ज होता है और बैरियम पर +2 होता है। तो ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। तो अभी क्या हो गई, सभी बैलेंस हो गई। और अब टाइम देख लेते हैं कितना हो गया, एक बार 58 मिनट्स हो गए, है ना। तो आगे नेक्स्ट मतलब कल आगे शुरू करें या फिर आज ही करेंगे, आज ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना, तो कल करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगी हो वीडियो लाइक करें, और क्या करें, शेयर करें। जो भी आपके साथी हैं उन्हें बताएं, अगर आपको अच्छी लगती है तो, है ना। ओके।